like a Hellcat. Given two independent events A and B such that P of A is equal to 0.3 and P of B is equal to 0.6. First one, find P of A and B. तो A and B मतलब A intersection B. Now we are given that A and B are independent events. That's why P of A intersection B can be written as P of A into P of B. ऐसा हम लिख सकते हैं. तो P of A is 0.3 into 0.6. तो कैलकुलेशन में कन्वीनियंसी रहे तो 3/10 अपॉन इंटू 6/10 लिख देते हैं. It is 18/100. It is 0.18. ओके, ये हो गया P of A and B. अब आगे क्या है भी आपके पास ढूंढना A and not B. तो A and not B मतलब क्या हुआ, किसी को आइडिया कोई? P of A intersection B dash. P of A intersection B dash, we need to find that P of A intersection B dash. तो P of A intersection B dash अगर याद हो तो लास्ट ईयर आप लोग ऐसा पढ़े हुए हो, P of A intersection B dash is A minus B, है ना? तो देखो, अगर वेन डायग्राम से सोचे कि दो इवेंट A and B है, like this A and B, तो A minus B मतलब कौन सा पोर्शन होगा? तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये आपका A minus B होगा. ओके, तो ये अगर A minus B है एंड हमें ये पार्ट फाइंड करना है तो हम क्या बोल सकते हैं? देखो तो भाई क्या बोला जाए इसके लिए? P of A minus P of B minus P of A intersection B ना. P of A minus P of B plus का तो minus P of A intersection B. नहीं, P of A minus B will be इतना सा पोर्शन जो ये ब्लू कलर का हाईलाइट करा हुआ है वो. तो इट कैन बी रिटन एज P of A में से P of A इंटरसेक्शन B निकाल दो. देखो भाई A इंटरसेक्शन B वाला पोर्शन हटा दो. समझ में आया? ये जो पार्ट है ये पोर्शन दैट इज A इंटरसेक्शन B, अब पूरे A सेट में से ये वाला A इंटरसेक्शन B हटा दो तो आपको जो मिलेगा वो P of A minus B मिलेगा. तो दैट मीन्स P of A minus P of A intersection B. तो ये क्या बन जाएगा? P of A is 0.3 minus P of A intersection B is 0.18. तो कितना बचा? 30 minus 18 तो 12.12. तो आंसर इज 0.15. पॉइंट कितलो? 0.12 जा रहा है. हाँ 0.12 जा रहा है. ओके, तो 0.12 इज द आंसर. चलो नेक्स्ट, थर्ड वन, A और B. तो थर्ड वन इज A और B. तो और मतलब क्या था? यूनियन. तो हमें क्या फाइंड करना है? P of A यूनियन B फाइंड करना है. तो P of A यूनियन B का फॉर्मूला, तो P of A यूनियन B इज इक्वल्स टू P of A
प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू प्लग इन कर दो, आंसर ला दो एंड बताओ मुझे क्या आता है। तो वैल्यू प्लग इन करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18, तो दैट इज इक्वल टू 0.72। अब नेक्स्ट इज नाइदर ए नॉर बी। तो नाइदर ए नॉर बी मतलब क्या हुआ, कोई समझा सकता है? એટલે a ડેશ અને b ડેશ એટલે ઇન્ટરસેક્શન લેવાનું કે યુનિયન લેવાનું કે શું લેવાનું? યુનિયન नहीं, नाइदर नॉर मतलब ए भी नहीं एंड बी भी नहीं। तो सिंपल पी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, दैट मीन्स पी ऑफ ए डैश ए भी नहीं एंड बी भी नहीं, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसा ढूंढना है। तो बाय यूजिंग द डी मॉर्गन्स लॉ वी कैन से दैट पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या बन जाएगा, वी कैन से इट इज ए यूनियन बी होल डैश, which can be write as 1 minus p of a union b। ओके, a union b का वैल्यू है हमारे पास 0.72, इट इज 1 minus 0, 0.28 तो आंसर इज 0.28। दैट्स इट। इजी, कोई डाउट? चलो, હા તો ઇધર ઓર હશે તો બી ઇન્ટરસેક્શન જ હશે। આઈધર એ ઓર બી એટલે a ઓર b, એમાં ઓર આવશે, this or this। તો એમાં એટલે આવશે તો ઇન્ટરસેક્શન જ હશે। ઓર માં ઇન્ટરસેક્શન ક્યાંથી આવે? ઓર માં યુનિયન આવે। તો નીધર નોર માં ઇન્ટરસેક્શન આવશે। હા, neither nor એટલે આમાં પણ નથી and આમાં પણ નથી, either or એટલે આમાં છે or આમાં છે, અચ્છા એવું થયું ને? હા चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आप ट्राई करो तो। चलो तो एक क्वेश्चन, okay, a dice is tossed 3 times and the probability of getting odd number at least once, at least one means एक बार तो आपको odd number मिलना चाहिए। तो ढूंढना क्या है आपको? आपको ढूंढना है एटलीस्ट वंस, मतलब प्रोबेबिलिटी के टर्म में ए यूनियन बी यूनियन सी ढूंढना है। ओके, हमें ऐसा कुछ ढूंढना है, एटलीस्ट वन मतलब। तो एटलीस्ट वंस ये होना चाहिए, मतलब एक भी बार ऑड नंबर ना आए ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वंस ऑड नंबर होना चाहिए। एटलीस्ट वंस ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ कि या तो एक बार ऑड नंबर आएगा, या तो 2 बार ऑड नंबर आएगा, या तो एक भी बार ऑड नंबर नहीं आएगा। ऐसा? हेलो, ના ખબર પડી એટલે P of A union B union C કર્યું તો પછી એને સબટ્રેક્ટ કરવું પડશે ને જેમાં બધા ઇવન આવતા હશે। टेम्पररी लेट इट गो, एक सेकेंड, टेम्पररी लेट इट गो। नाउ वी नीड दैट एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस का मतलब क्या हुआ? तो एटलीस्ट वंस मीन्स एक बार आएगा, या तो 2 बार आएगा, या तो 3 बार आएगा, ऐसा हुआ। एक भी बार ऑड नंबर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा आपके लिए। तो आपको ढूंढना क्या है कि एटलीस्ट वंस ऑड नंबर होना चाहिए। तो एक बार ऑड होगा
अब डाइस इज टॉस्ड 3 टाइम्स, मतलब टोटल आने वाले हैं आउटकम 216, 6 इंटू 6 इंटू 6। अब वो सारे ढूंढने बैठेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए एक काम करते हैं कि 1 माइनस probability of getting an odd number in none throw, otherwise in zero throw, ऐसा कर दे तो एटलीस्ट 1 मतलब एक में होना चाहिए, 2 में होना चाहिए, या तो फिर तीनों में होना चाहिए। इसका अपोजिट क्या होगा, तो 0 में होना चाहिए। मतलब मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, ए डैश ढूंढ रहा हूँ। अब ए डैश में से मुझे अगर ए ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, दैट विल बी पी ऑफ ए बन जाएगा। इसमें समझ में आया? कि इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। चलो a dice toss thrice, find the probability of getting odd number at least once। at least once मतलब क्या हुआ, मान लो कि इवेंट ए probability of that डाई को टॉस करा फर्स्ट टाइम और ऑड नंबर आया, बी डाई को टॉस करा सेकेंड टाइम एंड ऑड नंबर आया, एंड सी डाई को टॉस करा थर्ड टाइम एंड ऑड नंबर आया। अब एटलीस्ट वंस मतलब आपको ढूंढना है पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ढूंढना है। अब हमें पता है, लास्ट ईयर आप लोग पढ़ चुके हो कि पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। सिमिलरली अगर मैं ये पी ऑफ ए को सब्जेक्ट बना दूं तो पी ऑफ ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी is equals to, we can say that 1 minus p of a union b union c का डैश, ऐसे, and 1 minus p of a union b union c whole dash। डी मॉर्गन्स लॉ अगर अप्लाई किया जाए तो इट इज a डैश इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन c डैश, ऐसा। अब ये जो इवेंट है दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। कैसे पता चला? आपने डाई फर्स्ट टाइम रोल कराई, तो फर्स्ट टाइम अगर इवन नंबर आएगा तो सेकेंड टाइम इवन नंबर नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम अगर ऑड नंबर आएगा तो सेकेंड टाइम ऑड नंबर ही आएगा या नहीं आएगा। दे आर इंडिपेंडेंट, कुछ भी लेना देना नहीं है। फर्स्ट टाइम ऑड आए तो सेकेंड टाइम ऑड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट वन इवेंट। ओके, तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या था रूल के पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो यहाँ पे पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश को हम ऐसा लिख सकते हैं, पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश इंटू पी ऑफ सी डैश। ओके, 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, ए क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो एन ऑड नंबर इन फर्स्ट कर रहे तो डाइज में ऑड नंबर कौन से, तो 135। तो 135 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 3/6। तो 3/6 दैट इज 1/2। ओके, तो दैट्स वाई अगर इवन नंबर का सोचे तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर कौन से, 2 4 6, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। मतलब ये पी ऑफ ए डैश, ए क्या है, ऑड नंबर, तो ए डैश क्या बन जाएगा, इवन नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2। यहाँ पे भी 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, यहाँ पे भी 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/8। तो क्या बचा आपके पास, 7/8 इज। Two balls are drawn randomly with replacement from a box containing 10 black, मतलब black ball, there are 10 black ball, 8 red ball, red ball कितने, 8 है,
मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हुए, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल विल बी 18. ओके चलो अब विथ रिप्लेसमेंट है. लास्ट लेक्चर में हमने विदाउट रिप्लेसमेंट डिस्कस करा था, तो एनीवन कैन फिगर आउट विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या था? टोटल आउटकम चेंज नहीं था, टोटल मतलब आउटकम जब चेंज. सब्ट्रैक्ट करता था एक नहीं ओके था। ओके टोटल आउटकम के नंबर जो है वो चेंज नहीं होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट विथ रिप्लेसमेंट मतलब आप बॉल बॉक्स में से लोगे, नोट करोगे और उसे वापस रख दोगे बॉक्स में. दैट इज कॉल्ड विथ रिप्लेसमेंट. उसको हम साइड में नहीं रखेंगे, उसको बॉक्स में ही वापस रख दिया जाएगा, ऐसा. ओके अब यहाँ पे फर्स्ट वन क्या बोला है कि बोथ बॉल्स आर रेड बॉल. दोनों बॉल रेड बॉल होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी. तो बोथ बॉल्स आर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल कितने हैं आपके पास? 8 है ना, 8. एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने? 18. तो फर्स्ट बॉल रेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो फर्स्ट बॉल रेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 8/18, तो दैट इज इक्वल टू 4/9. अब आपने बॉल का कलर नोट करके इस बॉल को वापस रख दिया है, तो सेकेंड बॉल रेड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 4/9 ही होगी. तो बोथ बॉल्स आर रेड, मतलब क्या हुआ भाई? बोथ बॉल्स आर रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की 4/9 इंटू 4/9, तो दैट इज इक्वल टू 16/81, ऐसा. तो यह आया आंसर फर्स्ट वन का. सेकेंड वन क्या बोला है? फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड. फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड. तो वेरी सिंपल, फर्स्ट ब्लैक होना चाहिए, तो ब्लैक टोटल कितने? 10 है, तो क्या होगा भाई इसका? 10/18 आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इंटू सेकेंड बॉल रेड है, तो सेकेंड बॉल रेड का क्या होना चाहिए? 8/18. सिंप्लीफाई करते हैं तो 10/18 मतलब 5/9 एंड ये 5/18 सॉरी 8/18 दैट इज 4/9, तो क्या बचा आपका? 20/81. ओके अब जो थर्ड वन है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड. तो इसमें थोड़ी बुद्धि चलानी पड़ेगी. क्या बुद्धि चलानी पड़ेगी आपको कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड वन ऑफ देम इज रेड. एक ब्लैक होगा एंड एक रेड होगा. दैट इज नॉट नेसेसरी कि आप फर्स्ट वाला बॉल जो ले रहे हो वही ब्लैक हो, या तो फिर फर्स्ट वाला बॉल जो ले रहे हो वही रेड हो. तो इसके दो केसेस होंगे, लाइक फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड फर्स्ट बॉल इज रेड. अगर फर्स्ट ब्लैक है तो सेकंड रेड, एंड अगर फर्स्ट रेड है तो सेकंड रेड. तो क्या ऑप्शन बनेंगे हमारे पास कि अगर फर्स्ट बॉल ब्लैक है, तो अगर फर्स्ट ब्लैक है तो सेकंड बॉल जो है रेड होना चाहिए. तो ये हमने अभी ऊपर सॉल्व करा. फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड इज 20/81. अब सेकंड केस, इसका सेकंड केस क्या होगा कि फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक. तो फर्स्ट रेड होना चाहिए एंड सेकंड ब्लैक होना चाहिए. तो यहाँ पे 10/18 इंटू 8/18 करा था, उसकी जगह पे उल्टा हो जाएगा कि फर्स्ट वन इज रेड बॉल. तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी? 8/18 मतलब 4/9 इंटू
ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो 10/18 दैट इज 5/9, तो फाइनली कितना, ये भी 20/81 आया। अब हमारा जो आंसर है वो क्या हो सकता है कि हमारा आंसर इज, ये दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा, क्योंकि हमें तो ऐसा बोला है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड वन ऑफ देम इज रेड। ओके, तो अपना आंसर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 20/81 प्लस 20/81। मतलब ये हो सकता है या तो फिर ये हो सकता है दिस और दिस, एंड जब भी प्रोबेबिलिटी में और आएगा तो आप ऐड करोगे, जब भी प्रोबेबिलिटी में एंड आएगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनल आंसर विल बी 40/81। दिस इज द आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 is that probability of solving a specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3. मतलब let's say event A is that problem is solved by A, and event B मतलब problem is solved by B, ऐसा। अब अगर सॉल्व बाय ए इज इवेंट ए, मतलब पी ऑफ ए हमें दिया हुआ है 1/2 एंड पी ऑफ बी हमें दिया हुआ है 1/3, तो सॉल्व बाय ए इज 1/2, तो नॉट सॉल्व बाय ए मतलब क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ए ने सॉल्व नहीं करा, तो ए ने सॉल्व नहीं करा, दैट मीन्स पी ऑफ ए डैश, तो पी ऑफ ए डैश विल बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस पी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3, मतलब बी ने सॉल्व करा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, तो बी ने सॉल्व नहीं करा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3, ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर 1, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है कि दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब अगर ए प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसका बी के साथ कोई लेना देना नहीं है, अगर बी प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसका ए के साथ कुछ लेना देना नहीं है ना। चलो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड मतलब किसी से भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, उन दोनों में से कोई एक अगर मेरा काम कर देगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम अगर सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऐसा हुआ। तो द प्रॉब्लम इज सॉल्व, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जैसे प्रीवियस सम में सोचा था हमने वैसे ही कि यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब यहाँ पे दो है तो P ऑफ A यूनियन B हमें ढूंढना है। तो आप दो तरीके से ढूंढ सकते हो, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे वैल्यू जो हमारे पास है वो, है ना। एंड दूसरा तरीका जो प्रीवियस सम में करा था वो डी मॉर्गन्स लॉ वाला, एक काम करते हैं इसमें फॉर्मूला सही कर देते हैं, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, एंड दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो A इंटरसेक्शन B की जगह पे PA इंटू PB लिख सकते हैं, तो इट इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B, that is equal to P of A is 1/2, P of B is 2/3 minus P of A is 1/2 and P of B मतलब 1/3। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/6, एलसीएम ले लिया जाए 6 एंड सॉल्व किया जाए तो फाइनल आंसर विल बी 4/6 दैट इज 2/3, अगर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो। अगर
डी मॉर्गन्स लॉ करा तो भी यही आंसर आएगा। सेम तरीके से जैसे प्रीवियस सम में करा था वैसे आप करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। सेकेंड वन इज एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन सॉल्व मतलब क्या हुआ? સર આ એલસીએમ બરોબર લીધું છે? हाँ કેમ? 6 આવશે ને તો 3 + 4 - 1. अरे सॉरी, અહીંયા 2/3 नहीं 1/3 છે। અચ્છા 1/3 ओके। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व मतलब क्या हुआ? अगर ए सॉल्व करेगा तो बी सॉल्व नहीं करेगा, बी सॉल्व नहीं करेगा तो बी डैश, एंड अगर बी सॉल्व करेगा तो ए सॉल्व नहीं करेगा मतलब ए डैश। तो वैल्यू प्लग इन करो, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2, पी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 2/3 plus p of b is 1/3 and p of a dash is 1/2। तो सिंप्लीफाई करो तो ये 2/6 प्लस 1/6 तो दैट इज 3/6 दैट इज 1/2। यहाँ पे 2 कैंसिल कर सकते हो लेकिन फिर एलसीएम का लफड़ा रहेगा, वो ना रहे इसीलिए ऐसा करा। तो आंसर इज 1/2। किसी को डाउट? एग्जैक्टली वन सॉल्व मतलब क्या हुआ? अगर वेन डायग्राम से समझे तो एग्जैक्टली वन सॉल्व मतलब क्या? तो एग्जैक्टली वन सॉल्व मतलब या तो ओनली ए या तो ओनली बी। तो मतलब जो पार्ट हाईलाइट कर रहा हूं रेड कलर से वो ओनली ए हुआ, ओके, एंड जो ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं वो ओनली बी हुआ। अब आपको पूछा क्या है? एग्जैक्टली वन मतलब रेड वाला पार्ट प्लस ब्लू वाला पार्ट। तो रेड वाला पार्ट जो है वो क्या है? a माइनस बी। इन अदर वर्ड्स a इंटरसेक्शन b डैश बोल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b डैश। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। जो ब्लू वाला पार्ट है वो है b माइनस a वाला पार्ट। b माइनस ए मतलब हम क्या बोल सकते हैं? तो b इंटरसेक्शन a डैश बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पे p ऑफ b इंटू p ऑफ a डैश बोल सकते हो। अब हमें क्या चाहिए था? एग्जैक्टली वंस मतलब एग्जैक्टली वन मतलब ये भी हो सकता है या तो फिर ये भी हो सकता है, मतलब इन दोनों का एडिशन, या तो फिर आया बीच में और मतलब इन दोनों का एडिशन। तो दैट इज p ऑफ a इंटू p ऑफ b डैश। अगर a सॉल्व करेगा तो b सॉल्व नहीं करेगा, एंड अगर b सॉल्व करेगा तो a सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि हमें मेंशन करके दिया हुआ है कि दोनों में से एक ही सॉल्व करेगा। एग्जैक्टली वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई। देखो तो भाई किसी को अब डाउट? क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करो और आंसर मुझे बताओ। इन हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स read Hindi newspaper, 40% read English newspaper, 20% read both Hindi and English newspaper. A student is selected random. Find the probability of that. वो तो बाद में करते हैं। First of all, 60% read Hindi newspaper. Let's say event H is such that read Hindi newspaper. Okay, and E let be the event. Okay, read English newspaper. तो P of H is equal to 60%, that is 60/100. P of E English read करने के लिए 40%, that is 40/100. एंड बोथ जो लोग रीड कर रहे हैं मतलब इट इज H इंटरसेक्शन E एंड दैट इज इक्वल्स टू 20%, दैट इज 20/100। फिलहाल 0 0 0 की आप कुछ भी कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, देखते हैं जरूरत
पड़ी तो कैंसिल करेंगे। अब फर्स्ट वन क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, मतलब हिंदी भी नहीं और इंग्लिश भी नहीं, है ना, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, हिंदी भी नहीं और इंग्लिश भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, इट इज हिंदी भी नहीं एंड इंग्लिश भी नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश, हिंदी भी नहीं एंड इंग्लिश भी नहीं, that is equals to, we can say that by using De Morgan's law, H union E का whole dash which is equal to 1 minus P of H union E हो जाएगा। अब H union E आप लोग easily find कर सकते हो, H union E is equals to P of H plus P of E minus P of H intersection E। प्लग इन द वैल्यूज, अगर वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो देखते क्या आता है, P of H is 60/100 plus P of E is 40/100 minus 20/100, तो इट इज 80/100। तो क्या बचेगा, 0 0 कैंसल, 8/10, 8/10 मतलब 4/5, ये P of H यूनियन E आया। यहाँ पे वैल्यू प्लग इन कर दे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 P of H dash intersection E dash is equal to 1 minus 4/5, that is equal to 5 minus 4, तो 1/5, the answer first का। Okay, second, if she reads Hindi newspaper, find the probability of that she read English newspaper also। मतलब दिया क्या है, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है, दैट इज गिवन टू अस। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेगी उसका। तो जो ढूंढना है वो ऊपर आएगा एंड जो दिया है वो नीचे जाएगा। मतलब ढूंढना क्या है आपको, P of E गिवन बाय H ढूंढना हुआ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो P of E इंटरसेक्शन H अपॉन P of H हो जाएगा। तो वैल्यू प्लग इन करो तो इट इज 1/5 अपॉन 3/5, है ना। E intersection H 20/100 that is 1/5, P of H 60/100 that is 3/5। तो फाइनली बचा क्या आपके पास, 1/3 बचेगा आंसर। नेक्स्ट सी वाला क्या बोला हुआ है, इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इससे उल्टा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। मतलब हिंदी न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है विथ रिस्पेक्ट टू इंग्लिश न्यूज़पेपर। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे E इंटरसेक्शन H ही आएगा अपॉन P ऑफ H की जगह पे P ऑफ E बन जाएगा। चलो लास्ट का आंसर लाके दो आप लोग। चलो भाई, तो आंसर इज 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 17, the probability of obtaining the even prime number on each die when a pair of die is rolled। obtaining even prime number on each die, मतलब आप डाइस रोल करवाओ, दोनों डाई पर इवन प्राइम नंबर होने चाहिए। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2 बार डाई रोल करवा रहे हो तो टोटल आउटकम पहले तो कितने होने वाले हैं, 36 होने वाले हैं। अब आपको आउटकम चाहिए दोनों पे इवन प्राइम नंबर, मतलब यही हुआ, एक ही ऐसा एलिमेंट है कि जो इवन प्राइम नंबर आंसर देगा, दोनों पे वही होना चाहिए 2,2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो
तो ऐसे तो एक ही आउटकम है, मतलब 1 अपॉन टोटल आउटकम इज 36, तो आंसर इज 1/36। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इफ A and B are independent event, then इसमें से कौन सा पॉसिबल है? चलो सोचो और आंसर दो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या था? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल सेट होना चाहिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B होता है ना? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 होना चाहिए। यहाँ पे A डैश इंटू B डैश, इसका मतलब ये हुआ P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। यहाँ पे इंटू B डैश लिखा हुआ है, उसका मतलब ये होता है। एंड अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम जानते हैं कि वी कैन से दैट इट इज P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश। P of A dash means 1 minus P of A and P of B dash मतलब 1 minus P of B, like this. Okay, तो यही पॉसिबिलिटी है। C PA equal to PB हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, we can't say anything. D ये भी नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है, we can't say, क्योंकि वन प्रोबेबिलिटी यूनिवर्सल सेट की होती है, सैंपल स्पेस की होती है। तो B इज योर आंसर। किसी को कोई? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम किसे बोलेंगे? तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम मतलब मान लो कि कोई एक इवेंट है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन मोर देन वन इवेंट। लाइक कोई इवेंट ए डिपेंड कर रही है B1 इवेंट पे ऊपर एंड B2 इवेंट के ऊपर एंड B3 लेट्स से B3 इवेंट के ऊपर। अदरवाइज फॉर एग्जांपल चलो मान लो कि B1 एंड B2 लिया फिलहाल के लिए, कि कोई एक इवेंट A इज डिपेंडिंग अपॉन B1 एंड B2 इवेंट और आपको P ऑफ A ढूंढना है। तो P ऑफ A का फॉर्मूला ऐसा बनेगा P ऑफ A गिवन बाय B1 इनटू P ऑफ B1 प्लस P ऑफ A गिवन बाय B2 इनटू P ऑफ B2। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब कोई एक इवेंट इज डिपेंडिंग अपॉन मोर देन वन इवेंट। मतलब कोई एक इवेंट A इज डिपेंडिंग अपॉन B1 एंड B2 बोथ इवेंट, देन एट दैट टाइम ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कि P ऑफ A गिवन बाय B1 इनटू P ऑफ B1 प्लस P ऑफ A गिवन बाय B2 इनटू P ऑफ B2। मान लो कि और एक इवेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लाइक B3 के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा P of A given by B3 into P of B3, that is called total probability theorem. Next is a Bayes theorem. तो Bayes theorem is something like this. तो बेस थ्योरम कब यूज होगा? आपको P ऑफ A गिवन बाय B1 दे दिया हो, यहाँ पे आपको दिया हो वैल्यू किसका? P ऑफ A गिवन बाय B1 का वैल्यू दिया हो एंड आपको फाइंड करना हो उल्टा P ऑफ B1 गिवन बाय A। तो एट दैट टाइम फॉर्मूला कुछ ऐसा है P ऑफ B1 गिवन बाय A इज इक्वल टू P ऑफ A गिवन बाय B1 इनटू P ऑफ B1 अपॉन में क्या आएगा? तो अपॉन में यहाँ पे जो होगा वो आएगा। तो यहाँ पे A है तो नीचे क्या आएगा? P ऑफ A आएगा। बट ये P ऑफ A कौन सा P ऑफ A है? तो ये जो P ऑफ A है ये
ये वाला P ऑफ A है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वाला P ऑफ A। तो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से P ऑफ A फाइंड करना पड़े एंड यहाँ पे प्लग इन करना पड़े, तो उसको बोलते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम मतलब अगर P ऑफ A गिवन बाय B1 दिया हुआ है, ये देना जरूरी है और आपको उल्टा फाइंड करना है। लाइक A गिवन बाय B1 दिया है एंड B1 गिवन बाय A फाइंड करना है, देन P ऑफ B1 गिवन बाय A इज इक्वल टू P ऑफ A गिवन बाय B1 इनटू यहाँ पे जो होगा वो वाला प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे B1 है तो इनटू में P ऑफ B1 एंड अपॉन ये वाला प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे A है तो P ऑफ A। ओके